Electo company. Electo company is a large listed company based in Europe. Is expecting to borrow euro 22 million in 4 months' time on 1st of May 2019. It expects to make a full repayment of the borrowed amount in 9 months from now. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 4v9 का सिचुएशन क्रिएट होता है, जहाँ पे आज की डेट क्या है? आज की डेट है, अज्यूम इट इज 1 जनवरी 19 नाउ, तो 1 जनवरी 19 आज है। ठीक है, आज के 4 महीने बाद मेरे को पैसा बोरो करना है, तो मेरे को कौन सी डेट पे बोरो करना है? May 1st. May 1st, 1 ऑफ May 19। उसके बाद मैं रीपेमेंट करूंगा। ठीक है, तो वो मैं करूंगा 5 महीने बाद, मतलब 1 ऑफ 10। हाँ, 1 ऑफ 10 19 को। अभी currently there is some uncertainty in the market with higher than normal rates of inflation, but an expectation that the inflation level may soon come down. This has led some economists to predict a rise in interest rate, and others suggesting an unchanged outlook, or maybe even a small fall in interest rates over the next 6 months. तो अगले 6 महीने में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। ठीक है, अभी क्या है वो बदलाव? ऑल्दो इलेक्ट्रो कंपनी, एक सेकंड ना, although Electo company is of the opinion that it is equally likely that interest rates could increase or fall by 0.5% in 4 months, it wishes to protect अच्छा, equally पॉसिबल है कि इंक्रीज या फॉल हो सकता है, तो हमें अभी हर जगह पे दो दो कॉलम बनाने पड़ने वाले हैं। Correct. The company can borrow an ester plus 80 basis, मतलब x plus 80 basis points, and the ester is currently 3.3%, मतलब बेस। ठीक है, जरा एस्टर का खाली जरा वो फुल 3.3 फॉर्म plus देख लो। 80. नहीं, बेस 3.3%. रेट इज करंटली 3.3%। एस्टर का खाली जरा फुल फॉर्म देख के मेरे को बता ना, वो होता क्या है, बस ऐसी, मतलब वो जनरल नॉलेज के लिए। द कंपनी इज कंसिडरिंग यूजिंग फ्यूचर्स ES. इन, क्या क्या? था ना? तेरा वॉइस बहुत लैग हो रहा है। ESTER ना? हाँ, EAR. ESTER, बराबर बराबर। तो हम तीन चॉइसेस है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स एंड कॉलर्स। तो कॉलर्स मेरा थोड़ा वीक है, लेकिन हम फ्यूचर्स हम पहले कर लेते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं, अच्छा, सॉरी, यूरो शॉर्ट टर्म रेट. अच्छा, यूरो यूरो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म रेट रेट. होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग को करना है फ्यूचर्स, ठीक है ना? अभी हम लोग को फ्यूचर्स करना है। तो यहाँ पे देख क्या क्या फॉरवर्ड में नहीं करना. इंफॉर्मेशन दी। क्या फॉरवर्ड में क्या? नहीं करना. नहीं नहीं, ठीक है ठीक है. तो फ्यूचर्स कर टाइम हमको सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करना है। तो नंबर आई ऑफ वाज कॉन्ट्रैक्ट्स आस्किंग, कैसे? फॉरवर्ड नहीं करेगा तू? फॉरवर्ड का नहीं पूछा है इन लोगों ने. FRA पूछ रही है, FRA नहीं पूछा है इन लोगों ने। ओके. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालते हैं? एक सेकेंड है. द अमाउंट अपॉन साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू हम्म, द पीरियड ऑफ लोन, जो लोन है या जो भी, डिवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. बराबर, लोन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अभी लोन मेरे को कितने का चाहिए? यूरो में है और फ्यूचर्स भी यूरोज में ही है, चलो नाइस। तो मेरे को लोन चाहिए 22, 1 2 3 1 2 3। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए 1 1 2 3 1 2 3। बराबर, हाँ, ये आ गया। लोन पीरियड मेरे को लोन कितने टाइम के लिए चाहिए? तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 3 months एंड लोन इज 5. बराबर, हाँ बराबर।
तो हमको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से मिलने चाहिए ना। द ओनली प्रॉब्लम इज, पता है क्या, कि एक तो हाँ, पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इधर 3 मंथ्स के ये दिए हुए हैं तेरे को फ्यूचर। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि 3 मंथ्स के चलेंगे ना कैलकुलेशन में। चलो ठीक है, इन्होंने भी वैसे ही आगे गए हैं, तो ठीक है। समझी नहीं मैं, क्या बेसिक, कंफ्यूजन था तेरा? नहीं ठीक है, मेरे को बस ऐसे ही लगा कि हम लोन 4 महीने बाद लेने जा रहे हैं, और वो भी हाँ हाँ, तीन, वो भी 5 महीने के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 महीने का है। तो आई वाज ये कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा। हाँ 3 महीने का ऐसे। बट ठीक है, उन्होंने भी राउंड ऑफ ही किया है, तो वही करते हैं, राउंड। ओह, नया सीखा तूने, दैट्स कूल। हम्म। मैंने इसके लिए जानबूझ के सीखा भी, बिकॉज ये बार बार वो लगने ही वाला था ना, आई वाज लाइक कि कुछ तो ऐसा। बट आई डाउट अगर अपने तूने एग्जाम के उस पे देखा, सॉल्व करके, दैट हाँ ऑल हाँ, दीज थिंग्स आर गेटिंग अप्लाइड। यस यस, राउंड है, राउंड फॉर्मूला है। अभी अनएक्सपायर्ड बेसिस, अनएक्सपायर्ड बेसिस कैसे ओपनिंग, निकाले जाते हैं? बराबर। ओपनिंग, आगे बता। क्लोजिंग, क्लोजिंग। क्लोजिंग, हम्म। अभी ओपनिंग का रेट क्या लेगी तू? ये एक वो रहता है ना, आई गेस, जैसे समथिंग तुम लोग को एकदम। दिया क्या है। सोच सोच, तू सोच। इजी है, आई बहुत, ये थिंक। सबसे नल्ला चीज है। अच्छा ओके, तो फिर मतलब ये जो 3.3% है, हम्म। इसको हम लेंगे एंड इसमें बेसिस पॉइंट को प्लस कर देंगे। वेरी गुड, लेकिन इसमें खाली बेसिस पॉइंट्स को प्लस नहीं करना है, खाली 3.3 को ही रखना है ओपनिंग में, बस। वाई सो लाइक, हमेशा क्योंकि नहीं करते हैं क्या? क्योंकि हमेशा ऐसे ही नहीं, रहता है क्या? क्योंकि तू ये करने के बाद निकालने क्या वाली है? अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स, अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट। जो तेरे को एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस में लगेंगे। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस फॉर द मार्केट, पूरे मार्केट के लिए। तो और ये 80 बेसिस पॉइंट्स क्या है? ये तेरा खुद का है, कि तेरी खुद की क्रेडिट रेटिंग इतनी खराब है कि तेरे को 80 बेसिस पॉइंट ज्यादा मतलब वो देने पड़ेंगे, ऐसा। समझा? ओके। हम्म। अभी क्लोजिंग, क्लोजिंग कौन सा वाला लेगी? वन सेकेंड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई जून, जून 96.16। 96.16, 96.16। तो फिर बेसिस कितने आए? बेसिकली बेसिस आया इतना। ठीक है, अब तेरे को निकालना है अनएक्सपायर्ड बेसिस। अभी ये तेरे कितना टाइम था? ये 4 महीने दिस के इज फॉर लिए थे। 6 months। ए, नहीं, इसे बस 6 मंथ्स, बराबर बराबर, दिस वॉज फॉर 6 मंथ्स। ये जून का है, मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ, जून का है ये, और ये है जैन का। तो ये 6 महीना, इसमें क्या करेगी फिर? डिवाइड बाय 6, मतलब 1 मंथ का। हम लोग को किसका चाहिए था? मई का चाहिए ना, सो हाँ, लेकिन मई फर्स्ट का चाहिए, तो डिवाइड बाय तो 2 होगा हाँ, दो ये। साल, दो दो का साल रहेगा। होगा। तो ये आ गए धीरे धीरे अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। ठीक है। फिर इस अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स के भी बाद क्या? अब बाद निकालना है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस करंट फ्यूचर प्राइस माइनस माइनस अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। अभी मैं जैसे बोलता हूँ कि अनएक्सपायर्ड फ्यूचर प्राइस, ये पूरे मार्केट के लिए निकलता है। तो अभी मार्केट में क्या है फिलहाल सिचुएशन, कि या तो इंक्रीज बाय 0.5 हो सकता है, या फिर फॉल बाय 0.5 हो सकता है, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 3.3 प्लस जीरो माइनस पॉइंट प्लस जीरो फाइव पॉइंट फाइव परसेंट और यहाँ माइनस। पे 3.3 माइनस 0.5%। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स ऊपर से ही ले लेंगे, यहाँ पे इसे बाजू से ले लेंगे, फिर हमें आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। ठीक है।
फिर हम हम्म। लोग करेंगे कैलकुलेशन पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे यहाँ पे कैसे हम करें? हमेशा वो लेते हैं ना, अ, यहाँ पे तो हम हमेशा वो लेते हैं ना जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम्म, बराबर बराबर, यहाँ पे हम वही लेंगे जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसको कैसे लेंगे? एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। यहाँ पे आएगा करंट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 96.16। ठीक है। फिर हाँ यही बोल इन रही फिर इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी। हूँ। 100 माइनस कर करके। एक मिनट ना, सॉरी। माइनस दिस दिस दिस। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ कि विच वन आर वी डूइंग, वी आर डूइंग द एक्सपेक्टेड फ्यूचर वन और द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सॉरी, बहुत सिली है बट हम मैं लोग को कंफ्यूज हो जाती हूँ। हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही देखना है, हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से ही जाना है। बस हमको ये देखना है कि हमारा गेन होगा कि लॉस होगा एक्सपेक्टेड अरे फ्यूचर प्राइस से। हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे है और हम इन्वेस्ट कर रहे थे कि बोरो कर रहे थे। हम बोरो कर रहे हैं ना पैसा, लोन, तो हम लोन हमारे लेने लिए वाले हैं। लॉस, हाँ तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा फर्स्ट सिचुएशन में। हाँ, हमारे लिए राइट। नहीं, हमारे लिए बेनिफिट है ना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से 3.8% आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर आगे मतलब जाके बढ़ रहा है तो हमारे लिए लॉस, ये प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे हम्म। गेन है, यहाँ पे लॉस है। गेन स्लैश लॉस इन वैल्यूज, तो वो कैसे आएगा? अभी ये परसेंटेज में डालना है ये कि नहीं, उसके पहले हमें देखना है परसेंटेज कि में क्या डालना हमें, रहता है। नहीं, उसके पहले देखना है कि तो हमें ये टिक साइज दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर टिक साइज दी हुई है तो हमको इंटू 0.01% इंटू 25 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये करना है। इंटू और अगेन 25 क्या था? सॉरी, ट्वेंटी टिक फाइव क्या वैल्यू, था अगेन? टिक वैल्यू। इंटू पीरियड नहीं किया ना तूने? पीरियड, अरे हाँ, पीरियड नहीं किया मैंने इंटू। राइट राइट राइट। पीरियड में वो हमेशा भूल ही जाता हूँ। गेन या लॉस इन तो पीरियड, हमेशा अभी भूलता है ये इसलिए मैं लर्न किया है। इसलिए मैं, तूने लर्न किया है। मैंने मैंने लर्न कर लिया, तू भूल जाना, तेरा वीडियो देख के मैंने लर्न कर लिया कि ये भूलता है, तो मैंने याद कर लिया कि अच्छा ये नहीं भूलना है। इसीलिए। अभी ये कितने का आएगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जितना आएगा या कैसे? बस वो मेरे को याद नहीं है, वो चेक करना गेन पड़ेगा और लॉस तो पीरियड। ओवर द पीरियड। उन्होंने कितना लिया है पीरियड? उन्होंने नहीं लिया है पीरियड। नहीं लिया? नहीं लिया है पीरियड। क्यों नहीं लिया? गुड क्वेश्चन। ये इन लोगों आना ने तो चाहिए। कॉस्ट ऑफ बोरिंग 5/12 5/12 क्या लिया ये? ये तो आएगा, ये तो बाद में आएगा, रुक जा। अच्छा। ये बाद में आएगा। पत्नी, अभी तक बाकी है ना क्वेश्चन इसके लिए। मनुष्य को आंसर देके समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ पर नहीं लिया है हम्म, चाहिए। अभी इसके बाद एक्चुअली मेरे को क्या करना रहता है इसके बाद, रुक जा। हम्म हम्म अब जैसे समझ, तू इंक्रीज बाय 5% आ गया, तो करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो बट जाएगा तूने अगर ये नहीं अभी? फिगर आउट किया अब। हाँ, वो मेरे को पता है क्या लग रहा है।
कि बेसिकली उन्होंने इस बार वो टिक साइज और वो दिया है ना, शायद इसके लिए वो नहीं आता है, क्योंकि जब भी ये लोग ऐसा कैलकुलेशन देते हैं ना, वो टिक वैल्यू के अंदर रहता है पीरियड। मैं बताता हूँ, अच्छा। वो फॉर्मूला कहाँ गया इसमें। ये देख, कभी भी टिक वैल्यू ऐसा दिया जाता है ना, तो ये देख, ये उसका फॉर्मूला रहता है कि दिस वैल्यू, बेसिकली दिस परसेंट इनटू अच्छा, यू आर सेइंग दिस दैट अमाउंट। $25 के अंदर वी हाँ, के ऑलरेडी अंदर हैव। वो पीरियड दिया होगा। इज व्हाट आई फील। क्योंकि मैं तेरे को सच बताता हूँ, ये जब टिक वैल्यू या ऐसे टिक साइज आता है ना, इसलिए मेरे को ये चीज याद नहीं रहती। बिकॉज कई बार करनी रहती है, कई बार नहीं करनी रहती है, ऐसा रहता है। ओके। एंड अगेन सेकेंडली, ये देख, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 3 मंथ यूरो फ्यूचर्स के लिए ये वैल्यूज है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 3 मंथ के लिए उन्होंने ऑलरेडी करके दिया हुआ है, ऐसा। अच्छा। ओके। समझा। कॉस्ट ऑफ अगर बोरिंग सपोज अभी। फॉर एग्जांपल, हम्म if it would have not been there would have not been the tick size and we had to calculate this पूरा, तो हम इसमें कितने मंथ से डिवाइड करते, लाइक 3/12 ही करते क्या? We take the contract size upon the whole period क्या? यस, वी टेक द कॉन्ट्रैक्ट साइज। इस मामले Contract में वी size का टेक द कॉन्ट्रैक्ट साइज। contract size, okay. अभी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अभी इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, इंटरेस्ट रेट अभी देख, यहाँ पे इंक्रीज ऑफ 5% है, तो अभी 3.3% प्लस 0.5% प्लस, अब आएंगे वो 80 बेसिस पॉइंट्स। इस केस में उल्टा, इस केस में खाली यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अभी दिस इंटरेस्ट रेट इनटू द लोन अमाउंट इनटू वो लोन का पीरियड 6 महीने के लिए चाहिए ना, नहीं 5 महीने के लिए चाहिए, तो 5/12, तो ये आ गया। एंड अगेन दिस इनटू लोन अमाउंट इनटू पीरियड 5/12। तो अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आता है, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो अभी, अरे, अलग अलग आ रहा है, अरे, यूजुअली सेम आता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता था, हाँ, डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट करता था मैं, याद आया। डिवाइड बाय, पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट, ये लोन अमाउंट, उसके बाद ब्रैकेट में 12/5, ऐसा करके मेरे को मिलता था। ये यूजुअली सेम आता है, इस बार थोड़ा सा वो गैप आया है, 4.46 और 4.678, 4.46 और 4.47। वैल्यूज बराबर है, 4,09,550 परफेक्ट, और 4,08,717 परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही नहीं करते ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वैसे, हाँ, डिवाइड बाय लोन अमाउंट इनटू 12/5 परफेक्ट। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन फ्यूचर्स का, ठीक है। यहाँ थोड़ा मेरे को नहीं आता, मतलब यहाँ से फ्रॉम कि जो हाँ इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी आता है मेरे को, हाँ हाँ उसके आगे गेन एंड लॉस भी आ जाता है, फिर आगे का जो इंटरेस्ट रेट, करंट कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला एरिया आई थिंक हाँ हाँ मेरे को हाँ, नहीं कोई आता। बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, क्योंकि हर हर सब में सेम ही चीज है, तो डायकॉन में भी सेम ही है। तो इतना ध्यान रख कि तेरे को अभी इंटरेस्ट कितना पे करना है, तुझे वो देखना है। यूजुअली ना वो चीज सम में बहुत ज्यादा वेरी करती है। जैसे एक सम में सर ने बोला, मतलब आया था कि करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना है, तो करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आया, फिर उसमें तू देखती है कि गेन या लॉस तेरे को कैसे करना है, इफेक्ट, मतलब तेरे ओके। को क्या इफेक्ट डालना है। इस केस में मैंने क्या किया, मैंने 0.5% को ऐड किया, 0.5% को यहाँ पे माइनस किया।
जैसा इन्होंने करेक्ट। पूछा था वहां और पे प्लस वैसा 0.8 बेसिस पॉइंट्स। गेन हुआ है, हाँ। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या निकाला, मैंने ये निकाला करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में कि मैं अगर कुछ भी नहीं करता, इफ आई वुड हैव नथिंग। नॉट डन एनीथिंग, तो मेरे को क्या करना पड़ता, तो मेरे को 4,21,000 और 3,30,000 का टैक्स भरना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि मैं हेजिंग कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे को 408,716 और 409,550 भरना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव इंटरेस्ट। और फिर होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये लास्ट चीज है, मतलब ये पूरा हाथी है, और ये बस उसकी लास्ट की, बस खाली वो सिर्फ मतलब है, वो उसकी पूछ है। कुछ है। बस उतना ही है। ठीक है। अभी ऑप्शंस, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स। ये तो मैं देखा भी नहीं भाई, मैं उधर ड्रेन हो चुकी थी फ्यूचर कोई बात नहीं, इसका भी पहला कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना है। में। देखते हैं इसमें सारे बस वो लैब वैल्यूज। से मत आ जाता है। हाँ बराबर। इसमें पहले चेक करते सारे वैल्यूज सेम है क्या, देख कॉन्ट्रैक्ट साइज बिल्कुल सही है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमको बस यहाँ पे प्रीमियम पे करना है पहले तो। लेकिन प्रीमियम पे इंस्टेड करने ऑफ से पहले, रुक जा रुक जा, ऑप्शंस में कुछ और आता था क्या? नहीं, आई थिंक डायरेक्टली हम लोग यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस यहाँ पे ना ये देख, तीन देख, क्या यहाँ पे ना स्ट्राइक प्राइस तेरे को दो दिए हुए हैं, बराबर है। हाँ तो नाउ देर इज द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेटेड। ऑल्सो, ऑल्सो। बट मैं भी वैसा नहीं करता, और सर भी वैसा मतलब रिकमेंड नहीं करते। तो अच्छा। क्यों बताता हूँ, क्योंकि तू डायरेक्टली 96 और 96.5 करके तू आगे बढ़ सकती है, ऐसा, समझा? ओके, दोनों करके टू शो हाँ, बोथ। या ओके। क्या ही फर्क पड़ता है ना, बिकॉज तेरे को बेस्ट तेरा आंसर बाद में मिलने ही वाला है, ऐसा। सही है। अभी इंक्रीज एंड फॉल, इंक्रीज एंड फॉल, बराबर है। तो सबसे पहले बराबर। यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर्स प्राइस। देख, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी ये हर जगह पे वही यूज होता है। अभी इंक्रीज के लिए 46.02, फॉल के लिए 47.02, अगेन सेम चीज यहाँ पे। एंड स्ट्राइक प्राइस तो यही है। Expected future price was that formula one ना, 100 minus the current minus unexpired basis points वाला। क्या क्या? Expected future price हाँ, 100 माइनस करंट for फ्यूचर प्राइस माइनस अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट, minus is unexpired basis point। बराबर। तो ओके। अभी ये देख, यहाँ पे तेरे को सारे ऐसे वैल्यूज फटाफट मिल गए, ठीक है। अब इसको खाली एक्सरसाइज करना इसमें है ये कि क्या किया तूने? इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट रेट वो टर्मिनोलॉजी। ओके टर्मिनोलॉजी, बस 100 ओके ओके। माइनस, ऊपर से खाली हाँ कॉपी पेस्ट किया फॉर्मूला को। अभी ठीक एक्सरसाइज है। या लैप्स, वो डिसीजन लेना है, बता। तो पहला वाला। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम लोग हमेशा स्ट्राइक प्राइस को रखते हैं ना एज आर दिस बेस। हाँ तो बराबर, स्ट्राइक हमने प्राइस। बोरो किया है एंड आगे जाके 3 पॉइंट तो हमें नुकसान हो गया, तो लैप्स 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 देन 3.5 से 3.98 हो गया, सो ये एक्सरसाइज एंड वो लैप्स। बराबर। तो तो एक ही खाली एक्सरसाइज आया है, विच इज 96.5 टू 96.02। ठीक है, चेक कर लेते हैं बराबर है क्या। ये देख, नो नो, 97.02 वाले तो दोनों ही नो, हाँ बराबर। 96.5 और 96, एक मिनट, सब नो कैसे आ गए यहाँ पे? हाँ सॉरी, ये है क्या वो? हाँ ये है वो वाला। ये देख, यस। 96.5 एंड 96.02, 96.5 बराबर, परफेक्ट वाला रो हमने किया है सिलेक्ट। अभी प्रीमियम तो हर किसी पे करना ही है। एक्चुअली प्रीमियम से पहले रुक जा, गेन कर ले, क्या गेन कर लेते हैं ना। गेन इज, अच्छा, सिर्फ एक का ही कैलकुलेट करना पड़ता है उसमें। हाँ गेन खाली एक का ही कर, क्योंकि तू एक्सरसाइज एक का ही करिए, तो गेन भी करेक्ट। एक का ही ना, ऐसा।
तो अभी गेन Makes sense. इन वैल्यूज, That will be 0.48 into एक contract size. 0.48 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंटू 0.01% इंटू 25। तो ये आ गया गेन इन Yeah, वैल्यूज। this tick value has क्या? a new thing added. तो मेरे को थोड़ा खटक रहा है वो अभी तक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो हर क्वेश्चन में टिक नहीं होता वैल्यू टिक वाला वैल्यू। वो मेरे को याद ही नहीं रह रहा। कोई बात नहीं, वो हर क्वेश्चन में नहीं होता। अभी प्रीमियम प्रीमियम तो हर किसी पे करना ही है। अभी अपने को वो डिसीजन लेना है कि कॉल करेंगे कि पुट करेंगे। तो सो हम कर रहे हैं बोरो राइट। तो हम्म बोरो पे हम करते हैं सेल। सेल इज पुट तो हम करेंगे पुट। मैं तो ऐसे मतलब कि यूरो है, यूरो मिलने वाला है, मैं यूरो जाऊंगा, यूरो को देंगे, सेल करूंगा तो पुट, हाँ बराबर, पुट ऑप्शंस, पुट फॉर विच मंथ? और जून में बराबर। प्रीमियम्स आर इन परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम्स आर इन परसेंटेज। तो 0.163% इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5/12। इंटू, क्या क्या? I was going to say 5/12 because this is annually. 5/12. बराबर बराबर, बात सही है, बात सही है। आई फील बात सही है। 5/12, 25 129। चेक करना पड़ेगा, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। इसमें भी टिक वैल्यू का आई फील कि इसमें 2 परसेंटेजेस, आएगा मतलब क्या? कभी भी 2 परसेंटेजेस नहीं आ सकते आई फील। एक ही परसेंटेज, एक या 2 परसेंटेजेस ही आने चाहिए। तो मुझे तो नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, बट चेक करते हैं। अरे 96 के लिए मैंने 1.63 यूज किया, हाँ। अरे मेरे को इसके लिए अलग यूज करना है रेट। इसके नीचे वाला हम्म, 581, 581 यूज करना है। देखते हैं, चेक करते हैं, मैं थोड़ा प्रीमियम के बारे में यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। प्रीमियम, ये नहीं, इंटू करना है, वो टिक वैल्यू से करना है, करना है। करना है इंटू। इनको क्या किया? एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, इंटू 0.01% इंटू 25। नहीं, तो ये आइधर मैं इसको परसेंटेज से हटा दूं या फिर वो वाला नया ऐड करूं। कुछ तो एक करना पड़ेगा ना। इट इज इन परसेंटेज मतलब उस परसेंटेज में ही है शायद। नहीं। नहीं, ये देख मिल गया। वो 5/12 नहीं करना है, वही। अच्छा। प्रीमियम को फाइव ओके। बाई ट्वेल्व नहीं करते। मुझे लगा कि यार प्रीमियम पूरे साल का थोड़ी पे करेंगे। प्रीमियम पता नहीं, लेकिन मैं तो कभी प्रीमियम को मैंने कभी भी ऐसे 5/12 किया नहीं था, बट जब तूने बोला तो मेरे को थोड़ा मेक सेंस, मतलब वो बात लगी थी। बट वैसा नहीं है, बट वैसा नहीं है अपेरेंटली। 0.01% इंटू 25, तो 53742 53743, ठीक है, हो गया ये भी। तो ये प्रीमियम हो गया, ठीक है। ये अभी तो इस इररिस्पेक्टिव हमें पे करना ही है। बराबर, और ये गेन हो गया। तो अभी लास्ट में एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो खाली एक ही है। तो वो कितना है अभी एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट? 96.5 का है उसका एक्सरसाइज। ये मैं निकालता हूँ क्या पहले तो? नहीं, मैं इसके साथ क्यों निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को,
तो मैं किस पे करूंगा, 100 - 96.5। रुक जहां, देख, 100 - 96.5 मेरे को इस वैल्यू पे एग्जीक्यूट करना ही है, बराबर है। अब मैं ओके। 0.8 पे लेता ही हूँ हमेशा, मेरे को 0.8 का चार्ज तो पड़ता ही है। अब वो मैं खाली लेता हूँ कि 0.8 का चार्ज की नहीं, वो मुझे थोड़ा डाउट है, बट एक बार करते हैं चेक इसको भी। इंटू 0.01% इंटू 25। नहीं, ये खाली लोन अमाउंट के साथ होगा, ये वाला वैल्यू, बिकॉज दिस इज प्योरली जस्ट द इंटरेस्ट दैट आई एम कैलकुलेटिंग। दिस इज प्योरली जस्ट द इंटरेस्ट दैट आई एम कैलकुलेटिंग, 5/12, 349,39416। ऐसे मैंने डेफिनेट आंसर नहीं दिया है क्या इसका कुछ, इंटरेस्ट रेट। प्रीमियम का वैल्यू बराबर है, गेन का वैल्यू बराबर है। दे हैव सेड इंटरेस्ट जो है ना, वो ऊपर का ही यूज कर लो। इंटरेस्ट जो है, अरे हाँ, डू नथिंग वाला बेसिकली। अगर मैं कुछ नहीं, मैं क्यों ऐसा हूँ यार, मैंने ही तेरे को एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं डू नथिंग करूंगा तो क्या होगा। डू नथिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली, इफ आई डिड नथिंग तो मेरे को, देख, अगर मैं कुछ नहीं करता तो मेरे को 4,21,066 भरना पड़ता। लेकिन अब मैंने हेजिंग किया है तो मेरे को क्या होगा, 421.666 प्लस प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें से मेरा ये गेन माइनस हो जाएगा, तो ये होगा मेरा नेट कॉस्ट, बराबर है। तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आएगा। बस यहाँ से ऊपर से गया मेरे प्रीमियम मैं के बताता बाद हूँ मैं वाला। बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। इंटू 12/5, 4 बराबर है, ये परफेक्ट है, 4.70%, वही था 70%। ये रहा 4.70%। देख मैं बताता हूँ तेरे को, प्रीमियम तक समझा ना, हाँ प्रीमियम तक हाँ समझा। उन्होंने कैसे प्रीमियम हाँ। कैलकुलेट किया है, उनको 5/12 करके नहीं चाहिए। उन लोग को जैसे हमने गेन्स कैलकुलेट किया है वैसे ही किया है। और ये टिक वैल्यू ये सही। आता ही नहीं है, ये आता ही नहीं है अगर उन्होंने दिया नहीं रहता तो। दिया नहीं रहता। एंड इसके जगह पे, तो उसके कॉन्ट्ररी तू इस गेन या प्रीमियम को परसेंटेज में डाल देती है। परसेंटेज में लेती। मेक तो सेंस। मैंने मैंने पहले इसको परसेंटेज में लिया था और वो दोनों को मतलब इग्नोर किया था, लेकिन अगर वो दोनों स्पेसिफिकली दिए गए हैं तो आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, अभी ये प्रीमियम के वैल्यूज हमको मिल गए चारों। ठीक है, अब तू एक्सरसाइज खाली ये वाला कर रही है, तो इसलिए मैंने ये वाला कॉलम ही सिर्फ सॉल्व किया है, मैंने और कोई कॉलम सॉल्व ही नहीं किया है। वे और वैसा ही है, नहीं करेंगे तो मतलब तो भी चलता है, ये लोग ने किया है बट नहीं करना रहता हमको। ठीक है, तूने ये किया प्रीमियम, तुझे गेन्स भी मिल गया था। अब तुझे बस ये देखना है दोनों जगहों पे डू नथिंग। डू नथिंग का दूसरा नाम क्या है, करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो जब मैंने चेक किया कि अरे उन्होंने ऊपर का ही वैल्यू लिया, उस टाइम पे मेरे को क्लिक हुआ कि यहाँ पे हमें करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ही सिर्फ निकालना है। पहले मैं क्या निकाल रहा था कि अरे अगर मैं 3.5 पे करने जाऊंगा, मतलब ये 100 - 96.5 करने जाऊंगा, फिर इसमें 0.8 ऐड करूंगा, फिर 4.3, तो मुझे 4.3 भरना पड़ेगा। बट वो क्वेश्चन नहीं पूछा है उन्होंने, वो बस पूछा है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताओ। और हमेशा वो लोग यही पूछते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही वो लोग हमेशा मांगते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू ओके। कैलकुलेट द करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। हाउ डू यू कैलकुलेट करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि व्हाट इफ आई डिड नॉट डू शिट, मैंने कुछ किया ही नहीं रहता, तो क्या रह तो फिर क्या होता। तो ये होता कि 4.6% जो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, बेसिकली ये मेरा बन जाता 4.6, कि मैं 3.8 पे लेने को जाती प्लस 0.8 बेसिस पॉइंट्स पे, तो ये होता ना ऐसा। समझा। तो तेरे को ये मिलता करंट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ दिस इंक्रीज एंड दिस डिक्रीज। अब मैंने इंक्रीज वाले का लिया है, क्योंकि मेरा कॉलम इंक्रीज वाला जीता है या एक्सरसाइज समझा। हुआ है।
समझा? ऐसा, एंड दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द नेट कॉस्ट आफ्टर दैट। आई सी। अभी आगे आता है कॉलर्स। नहीं, कॉलर्स नहीं करेंगे। कॉलर्स कॉलर्स नहीं नहीं, वो भी करना है भाई ये सब। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो फिर सब करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। कॉलर्स। अभी कॉलर्स के लिए उन्होंने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है उन्होंने कॉलर्स के लिए। कॉलर्स का कि कैसे करते हैं बेसिकली, वो बता। भाई, तूने तो वो रट्टा मारा है ना, लोअर वो एंड टेबल। अपर, हम्म। लोअर एंड अपर लिमिट सेट कर लेते अभी उसके बाद आता है कॉलर्स का पार्ट। अभी ये जो कॉलर्स का पार्ट है ना, वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। कॉलर्स के पार्ट में ना हमें सबसे पहले ये चीज़ का डिसीजन ले लेना पड़ता है कि हम लोग लोन ले रहे हैं कि हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। So now, in this case, we are borrowing dollar euros 22 million in 4 months time. Sorry. So loan है, अगर loan है, so what do we do? We buy put options and we sell call options, ठीक है ना? लोन है, लोन, so buy put options and sell call options. So अभी सबसे पहले हमें ये वाला डिसीजन ले लेना है। और देखो, ये मैं बता देता हूँ, 96 और 96.5 ये दोनों जो है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में चलेंगे, ठीक है ना। मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अभी देखना, मेरा स्ट्राइक प्राइस तो सेम है और मेरा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस भी सेम है, लेकिन व्हाट विल चेंज इज अकॉर्डिंग टू द चार्ट, चार्ट के हिसाब से call is on the lower side of the game and put is on the upper side of the game or the chart, ठीक है ना। सो अभी अगर हम इस केस में देखें तो हमें कॉल को लोअर साइड पे रखना है, तो कॉल ऑन द लोअर साइड मतलब कौन सा वाला साइड, विच वन इज बेटर, 2.98 इज मच बेटर है ना। और पुट्स ऑन द अपर साइड ऑफ द गेम, ठीक है। सो अभी what will take the decision is हम लोग को इधर और करना पड़ेगा, इसमें से एक और या फिर इसमें से एक, ऐसा डिसीजन हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 96 में अगर हम देखें, डिसीजन एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस से नहीं, स्ट्राइक प्राइस से लेना है। अभी अगर हम स्ट्राइक प्राइस को देखें तो कॉल इज ऑन दी लोअर साइड, तो मतलब 35.5 एंड पुट इज ऑन दी अपर साइड, तो 4%, ठीक है। तो ये हो गया पुट्स का कॉलम सिर्फ, ये हो गया सिर्फ कॉल्स का कॉलम, ठीक है। इसके बाद मैं लूंगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस और उसका डिफरेंस। नाउ लेट्स सी विच इज बेटर। मैंने पुट्स के डिसीजन में इसको अपर साइड पे रखा था, तो ये बेटर है, सो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। एंड कॉल्स के कॉलम में कॉल्स ऑन द लोअर साइड, इनमें से तो पुट जो है वो अपर साइड पे होगा, तो ये बेटर है, तो एक्सपेक्टेड दिस। तो नाउ आई हैव टू पे प्रीमियम। देखो प्रीमियम तो जो है मुझे हर किसी पे करना ही है। ये पूरा 96 का कॉलम जो है वही पुट्स का है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जून है ना,
0.163 into 0.01% into 25 a percent to 25 into 1 lakh into number of contracts is 37. 96.5 के लिए कॉल ऑप्शन जून के विच इज 0.09%। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, मैं पुट्स को बाय कर रहा हूँ और कॉल्स को सेल कर रहा हूँ। सो मेरा नेट प्रीमियम कितना आएगा? मेरा नेट प्रीमियम आएगा बाय पुट्स के ये दोनों और सेल कॉल्स के ये दोनों माइनस आता है 13505। प्रीमियम दिया है 6753 और नीचे भी दिया है 6753। तो 6753 प्लस 6753 तो 13506, आपने को आया 13505, ठीक है। सो वो ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए सेट किए हुए हैं, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा हूँ ये क्यों मैं करूँगा ना एग्जीक्यूट। रुक जाओ, इसको फिलहाल रहने देते हैं एग्जीक्यूशन में। इधर इधर मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्वेश्चन मार्क कि मुझे करना है कि नहीं करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ पुट ऑप्शंस को, ठीक है। ध्यान देना, मैं बाय कर रहा हूँ पुट ऑप्शंस को। मेरा स्ट्राइक प्राइस है 4% का, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक्चुअली मुंह बोला बोला है कि मुझे करना है वो है 4% का। लेकिन मार्केट में रेट चल रहा है 3.98% का और 2.98% का। तो मैं क्यों करूंगा ना एग्जीक्यूट स्ट्राइक प्राइस पे, मैं नहीं करूंगा। सो नो एंड नो, ठीक है। एंड फिर आता है सेल कॉल ऑप्शंस। अब मैं कॉल ऑप्शंस को सेल कर रहा हूँ, बराबर है। नाउ आई एम सेलिंग दीस कॉल ऑप्शंस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस हो जाएगा 3.98, लेकिन मुझे बेचना है, मतलब बेचना पड़ेगा 3.5% का सिर्फ। बिकॉज मैंने तो मार्केट में बोला है कि 3.5, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने ये डिसीजन लिया है। देखो ये जो है ना, ये है व्हाट आई हैव प्रोमिस्ड कि मैं इतने पे आके करूंगा, ओके। और ये है व्हाट रेट इज इन द मार्केट। अभी देखो, अभी अगर जैसे पहला एग्जांपल ले ले, व्हाट रेट इज इन द मार्केट 3.98% और 2.98%। अगर मुझे मार्केट में 0.02% और 1.02% कम में मिल रहा है, सो आई विल बाय पुट ऑप्शंस एट अ लोअर रेट ना, सो आई विल नॉट एग्जीक्यूट व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड। सेम शिट अगर मुझे सेल करना है कॉल ऑप्शंस को, अगर मुझे कॉल ऑप्शंस को सेल करना है तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 3.5 का बेचूंगा, लेकिन मार्केट में मुझे 3.98%, मतलब मैं ज्यादा का बेच पा रहा हूँ मार्केट में, तो मैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट को या मैं मेरे प्रॉमिस को ब्रेक कर दूंगा। फिर आता है लास्ट ये वाला ऑप्शन, अभी ये होना ही चाहिए, मतलब अगर 3 नो लगातार है तो ये, तो फिर ये तो यस होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बाय करूंगा, कि मैं कि मैं व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड, आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं बाय करूंगा, सॉरी सेल करूंगा ना, हाँ सेल। what I have promised is that I will sell at 3.5%, बट मेरा रेट हो गया 2.98% का। हम्म but then shouldn't this be 96.5 का इंक्रीज, है ना? क्योंकि देखो रेट तो मार्केट में 3.98 का चल रहा है, बराबर है। यहाँ पे इस वाले केस में 3.98 का चल रहा है, तो मैं 3.98 पे बेचूंगा, तो मैं मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दूंगा। अभी लेकिन जब मैं फ्यूचर में आया, यहाँ पे 3.5% हो गया रेट, सॉरी मेरा स्ट्राइक प्राइस, मतलब मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं 3.5% का बेचूंगा, मार्केट में 3% का हो गया, तो मैं तो मेरे स्ट्राइक प्राइस पे ही एग्जीक्यूट करने को देखूंगा।
So this is the only contract that which I am going to fulfill or which I am going to मतलब वो follow, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे इन तीनों केसेस में ना my market rate देखो was actually harming me. If I look closely ना तो देखो यहाँ पे तीनों इसमें मेरे को मार्केट रेट बहुत हार्म कर रहा था। कैसे? मेरा मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे मुझे मार्केट रेट हार्म कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखो मुझे अगर पुट्स बाय करने हैं, मैंने सबसे पहले कॉल ले लिया कि ये मेरे पुट्स का कॉलम है, ठीक है। तो अगर मुझे पुट्स, इतना ज़्यादा गैप भी नहीं रखते, अगर मुझे पुट्स बाय करने हैं तो मैं कम रेट पे बाय करूंगा ना, मैं मेरे स्ट्राइक प्राइस पे क्यों बाय करूंगा? मैं तो जो मार्केट में रेट है मैं वही करूंगा, है ना। सो माय स्ट्राइक प्राइस वाज एक्चुअली हार्मिंग मी, एंड क्योंकि मार्केट में रेट बेटर था। शायद मैंने पहले मार्केट वाज हार्मिंग मी बोला था, बट वैसा नहीं है। माय स्ट्राइक प्राइस इज हार्मिंग मी, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखूं कॉल्स के टाइम पे, तो कॉल्स के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ मेरे कॉल्स को। अगेन सी मार्केट में 3.98 का मैं वो चीज़ को बेच पा रहा हूँ, लेकिन स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैं सिर्फ 3.5 का बेच पा रहा हूँ। तो व्हाट आई हैव प्रोमिस्ड, ठीक है ना, व्हाट आई हैव प्रोमिस्ड कि मैं 3.5 का बेचूंगा, लेकिन मार्केट में अगर मैं ज़्यादा का बेच पा रहा हूँ तो मैं मेरे इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स कर दूंगा, ऐसा। एंड लास्ट केस में वैसा मतलब वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि लास्ट में मेरे को गेन हो रहा है, ठीक है। गेन मेरे को कितने का हो रहा है वो देख लेते हैं। गेन जो है वो मेरे को हो रहा है इतने का। सो गेन इन वैल्यूज दिस इनटू, तो 1 2 3 इंटू 25 इंटू 1.01%। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड स्टिल फ्रॉम दिस वीडियो, तो इस वीडियो को एक कल देख लेना या फिर दो तीन दिन बाद देख लेना है एक फ्रेश माइंड के साथ, देन मे बी यू गाइस कैन, ठीक है ना। फिर ये आ गया गेन इन वैल्यूज। अभी अभी एक बार डू नथिंग करके देख लेते हैं। डू नथिंग में मेरे को कितना आ रहा था पे पहले, एकदम ऊपर रहेगा करंट कॉस्ट, हाँ ये देखो ये रहा, ये है ना डू नथिंग। तो व्हाट इज द इफेक्टिव interest rate? My effective interest rate would be interest cost minus gains plus premium, तो अगर 295 वो अभी इसको डिवाइड बाय माय लोन अमाउंट इनटू 12 बाय लोन पीरियड कितना था, 5 मंथ्स का था ना, चलो ठीक है। तो 3.22% का, ओके ये थोड़ा गंदा लग रहा है। क्या हो गया, नहीं आया क्या? दे आर गेटिंग 4.2% का नेट कॉस्ट लॉस ऑन एक्सरसाइज। नहीं, आई फील दिस इज रॉन्ग। ये एक्चुअली लॉस ऑन एक्सरसाइज नहीं है, दिस इज गेन ऑन एक्सरसाइज एक्चुअली। क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज करूँ तो यहाँ पे मेरे को गेन हो रहा है सेल करते टाइम, ये इनका गलत है आई फील। दिस इज नॉट 4.2%, दिस इज 3.22% ओनली, ठीक है ना। तो बस ये बदलाव कर देना, वरना तो ख़त्म है बात। अभी आते हैं थियोरी क्वेश्चंस। Briefly discuss the main advantage and disadvantage of hedging interest rate using interest rate collars instead of options. The main advantage of using collar instead of options to hedge interest rate risk is lower cost. A collar involves simultaneous purchase and sale of both call and put options at different exercise prices. The option purchase has a higher premium when compared to the premium of the option sold, but the lower premium income will reduce the higher premium payable. With a normal uncovered option, the full premium is payable. However, the disadvantage of this is that whereas with a hedge using options, the buyer can get full benefit of any upside movement in the prices of an underlying asset. With the collar hedge, the benefit of the upside movement is limited or capped as well. ये एक्चुअली पता है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि अपसाइड की देयर इज नो लिमिट टू द अपसाइड बट लिमिट टू द डाउनसाइड, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्रीमियम के टाइम पे तो बराबर बोला उन्होंने कि नेट प्रीमियम पे हो रहा है इसलिए लोअर प्रीमियम अमाउंट जा रहा है। वो डिसएडवांटेज क्या है, whereas hedge using options the buyer can get full benefit of the upside movement
कॉलर है द बेनिफिट ऑफ द अपसाइड मूवमेंट इज लिमिट। अच्छा ठीक है, हाँ मेक सेंस तो करता है कि अपसाइड मूवमेंट लिमिटेड है क्योंकि कैप लगा हुआ है। हाँ एक्चुअली ऑप्शन में वैसा होता है, सॉरी ऑप्शन में वैसा होता है कि देर इज नो लिमिट टू द अपसाइड बट लिमिट टू द डाउनसाइड। कॉलर्स में देर इज अ लिमिट टू द अपसाइड एज वेल थोड़ा सा। तो ठीक है, ये एक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं ज़रा। नाउ वी कम डाउन टू लास्ट थिंग विच इज बेसिस रिस्क। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बेसिस रिस्क एंड हाउ इट वुड अफेक्ट द रिकमेंडेशन मेड इन पार्ट बी अबाउ। Basis risk occurs when the basis does not diminish at a constant rate. In this case, if the futures contract is held till it matures, there is no basis risk because at maturity the derivative price will equal the underlying assets price. However, if a contract is closed out before maturity, here the June futures contracts will be closed 2 months prior to expiry. There is no guarantee that the price of the futures contracts will equal the predicted price based on basis at that date. For example, actually it is the difference between the futures price and the spot price basically, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। For example, in part B above, the predicted future price in 4 months assumes that the basis remaining is 0.18, but it could be more or less. Therefore, the actual price of the futures contract could be more or less. This creates a problem in that effective interest rate for the futures contract above may not be fixed at 4.47 but may vary, and therefore the amount of interest that Electo pays may not be fixed or predictable. On the other hand, it could be argued that the basis risk will probably be smaller than the risk exposure to interest rates without hedging, and therefore although some risk will exist, this its impact will be smaller. ठीक है, will be smaller than the risk exposure to interest rate without hedging, and therefore although some risk rises the impact will be smaller. अच्छा ठीक है, मतलब बेसिकली जो अनएक्सपायर्ड बेसिस होगा उसका जो रिस्क होगा या उसका जो इफेक्ट होगा वो ऐसा मतलब बहुत ही मार्जिनल होगा, इतना कुछ बड़ा नहीं होगा, ऐसा बोलना चाहते हैं।